बीजेपी का शासन रहा है, 10 साल कांग्रेस का शासन रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? घंटा बारिश आ जाए पूरा लबालब भर जाता है। आप जा नहीं सकते इंडस्ट्री के अंदर, पूरा सीवरेज सिस्टम ठप पड़ा है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम बंद है, कूड़े के अंबार लगे हैं। आपको ऐसे लगता है किसी डंपिंग ग्राउंड में आप। मैं एक इंजीनियर रहा हूँ, प्लानर रहा हूँ, तो मेरे मन में ये आइडियाज है कि शहर में जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है वो मैं पूरी करूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अनिल सिंह चौहान। अभी हमें एमपी शर्मा जी के साथ। नमस्कार एमपी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार आप निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं हरियाणा से, तो आप इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे साक्षात्कार के लिए उचित समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इसका ये कि मैं इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता हूँ कि मैं सेवानिवृत्त एक अधिकारी हूँ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला में मैंने काम किया है एज जेई, एज एसडीओ और एज ए प्लानिंग अफसर। और मैंने सारी 35-36 साल की सर्विस जो है वो पंचकुला में की है जी। और मैं एक एडहॉक जेई लगा था और उस वक्त 6 साल के बाद हम रेगुलर हुए थे और मुझे एडहॉक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया और 6 साल मैंने उस वक्त हमारे जो मुख्य प्रशासक थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और उस वक्त के जो सीएम साहब थे, मिलके और सबको रेगुलर करवाया और तब से ही मुझे समाज सेवा करने का मौका मिला और मैं तब से ही समाज सेवा कर रहा हूँ जी। अच्छा, तो आप समाज सेवा बड़े टाइम से करते आ रहे हैं, तो ऐसा आपको क्या लगा कि मुझे पंचकुला से इलेक्शन लड़ना चाहिए? ऐसा कुछ खास? देखिए, ऐसा खास इसलिए है कि मैं मैंने बताया कि एडहॉक एम्प्लॉइज का मैं अध्यक्ष रहा। उसके बाद में जैसे ही मैं रेगुलर रहा तो मुझे जूनियर इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन का पहले जनरल सेक्रेटरी और फिर अध्यक्ष बनाया गया। टेक्नोक्रेट एसोसिएशन से मैं जुड़ा रहा और 2018 में मैंने ब्राह्मण सभा का यहाँ जिले का इलेक्शन लड़ा, मैं जीता, सेकंड टाइम जीता। और मैं जब से मैं जॉब लगाऊं तब से ही मैं समाज सेवा कर रहा हूं और मेरे मन में ये आई कि मैं अब सेवानिवृत्त हो चुका हूं और मुझे भी समाज को कुछ लौटाना चाहिए। तो मेरे मन में आइडियाज हैं। मैं एक इंजीनियर रहा हूँ, प्लानर रहा हूँ, तो मेरे मन में ये आइडियाज है कि शहर में जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है वो मैं पूरी करूँ, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। ये जैसे कि मूलभूत सुविधाओं के बारे में आपने बात करी है, तो 10 साल बीजेपी का शासन रहा है, 10 साल कांग्रेस का शासन रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या कुछ आप मूलभूत सुविधाएं लोगों को प्राप्त? देखिए, 10 साल पहले कांग्रेस का शासन रहा, 10 साल अब बीजेपी का शासन है। मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़कें हैं जी। आप देखिए, सड़कों का रखरखाव प्रॉपर नहीं है, सड़कों में बहुत से गड्ढे पड़े हैं, उनकी रिपेयर या मरम्मत नहीं हो रही। सड़कों के साथ में जो रोड बर्म्स हैं उनके ऊपर बड़ी बड़ी घास खड़ी है, उनकी कटाई नहीं हो रही, पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं हो रही, सेंटर वर्क्स की ट्रिमिंग नहीं हो रही। उसके बाद जो वाटर सप्लाई है, पानी नहीं चढ़ रहा, तीसरी मंजिल पर चढ़ना चाहिए, बहुत लो प्रेशर है। ड्रेनेज सिस्टम, सारी रोड गलियां और सारी जो अंदर पाइपें हमारे आरसीसी की वो ब्लॉक पड़ी हैं। आधा घंटा बारिश आ जाए तो पूरा शहर लबालब तालाब बन जाता है। सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है। तो ये मूलभूत सुविधाएं जो ये है, पार्क्स ठीक नहीं है, बड़े बड़े पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट हैं, जो छोटे पार्क हैं उनमें सारी मूलभूत सुविधाएं और सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। पशु घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। अतिक्रमण बहुत है, ये शहर को मिलनी चाहिए ताकि एक आदर्श पंचकुला बने। अच्छा, पशुओं को लेके आपने बोला है, तो पशुओं को लेके क्या कुछ आप करेंगे अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं? तो पशुओं को लेके दुनिया भर की गौशालाएं हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो पशु कॉन्ट्रैक्टर पकड़े और रिस्पेक्टिव गौशाला में उनको कराएं। 4-5 गौशालाएं या नंदीशालाएं बनी हुई हैं, पशु आवारा क्यों घूमे? आप देखिए 21 सेक्टर में जाइए, शाम को बी रोड के ऊपर 50-100 के पशु घूमते हैं, ताऊ देवीलाल का आगे से आगे 25-26 में चले जाते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे किसी गांव में रह रहे हों जी। पशु को पकड़ेंगे और रिस्पेक्टिव जो हमारी गौशालाएं हैं, नंदीशालाएं हैं, उनको वहाँ करिए, उनकी वहाँ सेवाएं होती हैं, उनका रखरखाव होगा। अगर गौशालाओं की कमी पड़ी तो और बनवाएंगे जी। आवारा कुत्तों की बहुत समस्या है पंचकुला के अंदर, जैसे कि मैंने कुछ केसेस सुने थे कुछ टाइम पहले कि आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों और महिलाओं पे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। तो इस तरीके आवारा कुत्तों का स्टरलाइजेशन का एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टेंडर दिया हुआ है, उनको स्टरलाइज कराइए और स्टरलाइज करने के बाद उसी एरिया में एक सेंटर का एक रूल है, तो उसके तहत हम उनको कहीं विस्थापित तो नहीं कर सकते, छोड़ना तो उनको वहीं पड़ेगा, लेकिन उनको स्टरलाइजेशन कराएं ताकि वो काटे ना। ठीक है जी।
जी यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पंचकुला की जनता जिससे बहुत ज़्यादा परेशान है। कहा जाए कि डंपिंग ग्राउंड की वजह से बहुत बदबू भी आ रही है, तो आप इसको अगर आप इलेक्शन जीते तो आप किस तरह से देखेंगे इसको? मुझे डंपिंग ग्राउंड को बहुत बड़ा मुद्दा है। 23 सेक्टर में जो डंपिंग ग्राउंड है वो काफ़ी समय से उसका जो ढेर है डंपिंग ग्राउंड का, वो नीचे रिस के पानी जो जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसमें भी केमिकल मिल के और वाटर दूषित हो चुका है और लोगों को कैंसर तक की, जो 23, 24, 25, 26, 27 का जो एरिया है, कैंसर तक की बीमारियां फैल रही है। और झूरी वाला का जो डंपिंग ग्राउंड है वो बनना था, लेकिन उसमें एनजीटी का स्टे लगा हुआ है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चाहिए कि वो जो शहर के बाहर कोई साइट आइडेंटिफाई करके वहां डंपिंग ग्राउंड बनाए। और प्रेजेंट झूरी वाला में कूड़ा डाला जा रहा है, झूरी वाला में नहीं डालना चाहिए। इनको कोई अंबाला के तहत 7 दिन उनको जगह वहां डायरेक्ट जाना चाहिए। तो लोगों को बहुत बदबू आ रही है। शाम को जब हवा चलती है तो जो एक्सटेंशन का एरिया है वाकई नारकीय जिन उनका, मैं तो उनको बाहर में स्थापित कराऊंगा अगर मैं निर्वाचित होता हूँ। जी, वैसे पंचकुला के बहुत सारे अर्बन एरियाज हैं, जो अर्बन एरियाज हैं उनको आप किस तरह से और डेवलप करवाएंगे, कैसे? ये सबसे पहला मुद्दा है यहाँ की शिक्षा का। सिर्फ 2 कॉलेजेस हैं, एक सेक्टर 1 में है, एक 14 में है, एक को एजुकेशन का है, गर्ल्स कॉलेज का है। अगर मैं बनता हूँ तो एक एजुकेशन हब बनाऊंगा, या कई यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए, टेक्निकल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और कॉलेजेस होने चाहिए, स्कूल्स बड़े अच्छे होने चाहिए। अब कई स्कूल है, मैंने एक रैली के साथ एक प्राइमरी स्कूल है, बिल्कुल उसके जो आपका एक ट्रैफिक पार्क के सामने, बहुत जर्जर हालत है उसकी। तो मेरा ये मानना है कि स्कूल्स भी अच्छे हों और कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज हों, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हों, क्योंकि ये एरिया जो पड़ता है इसके साथ हमारा हिमाचल लगता है, यूटी है, पंजाब है, उत्तराखंड है और यूपी भी नज़दीक है। तो बहुत बड़ा एक एजुकेशन हब मेरे बनाने की जरूरत है। जी, जैसे कि यहाँ पर राजीव इंदिरा कॉलोनी को छोड़ के, वैसे तो आपने वैसे पता है लोगों की कि बहुत सारी जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी वो उठ चुकी हैं, तो राजीव इंदिरा कॉलोनी को लेके बहुत से वादे 20 सालों के अंदर किए गए थे, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2009 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि इनको जो जितने भी ये कॉलोनियाँ थी, माथुराम कॉलोनी सेक्टर 3 के अंदर, आजाद भारत कॉलोनी थी सेक्टर 21 के अंदर, एक राम लखन कॉलोनी थी इंडस्ट्रियल फेज 1 के अंदर, तो ऐसी एक 12 की मार्केट में कॉलोनी थी, इनको विस्थापित करने का एक प्रायोरिटी लिस्ट बनी थी। तो उस वक्त जो सरकार थी उन्होंने आशियाना स्कीम के तहत जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन और आशियाना स्कीम के तहत 2072 फ्लैट बनाए थे, वो उनको दे दिए थे। उस वक्त एक बायोमेट्रिक सर्वे हुआ था और एक हुआ था फोटोग्राफिक सर्वे, फोटोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक, एक लिस्ट बनी हुई है। उस वक्त शायद 6000 या बेनिफिशरीज थे। तो उसमें से आजाद भारत कॉलोनी, राजीव इंदिरा कॉलोनी के और एक जो खड़ग मलोनी कॉलोनी है, इनकी लिस्ट बनी हुई है। उनको भी उसी जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन और जो प्रधानमंत्री जी की आवास योजना है उनके तहत हम उनको, अगर मैं विजयी होता हूँ तो उनको मकान या फ्लैट जो भी उपलब्ध होगा उनको पूरा उनका पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। जी, और मेरा एक मुद्दा ये था, आपसे पूछना था इसके बारे में मुझे कि जो पंचकुला के यहाँ पे रेडी फड़ी वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या कह सकते हैं इसको, कि जो रेडी फड़ी वाले हैं उनको आप कैसे देखते हैं? देखो, जो रेडी फड़ी वाले हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमें आवश्यकताएं हैं, उनका एक डेली का पार्ट है हमारा। वो जैसे हमें कोई कपड़ा है छोटा सा, कोई मान लो फट गया तो हमें दर्जी की जरूरत पड़ेगी, पॉलिश कराने के लिए मोची की भी जरूरत है, हमें कटिंग करके नाई की भी जरूरत है, सब्जी वाले, फ्रूट वाले की। तो ये लोग इतने गरीब हैं कि ये शोरूम या बूथ नहीं खरीद सकते, इनको तो छोटी छोटी जगह अलॉट करनी पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि जिस सेक्टर में जो आदमी है, मान लीजिए 15 सेक्टर में 15 आदमी है, तो उनको 4 फुट बाई 6 फुट की जगह आइडेंटिफाई करके उनको वहां बैठाया जाए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनको डे मार्केट के तहत लाइसेंस दे, वो सुबह आए, जैसे मान लो कोई गोलगप्पे वाला है जी, वो शाम को 5 बजे आता है, 10 बजे अपना घर चला जाए और अपना डस्टबिन रखे, सफाई रखे और नॉमिनल लाइसेंस फी उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चार्ज करें और उनको सबको रोजी रोटी कमाने का मौका मिले। वो हमारी समाज का एक हिस्सा है। जी, तो आप इलेक्शन कैंपेन कहाँ कर रहे हैं अभी तक? आप किन वर्क? मैं अभी तो पंचकुला के अंदर ही कर रहा हूँ और जल्दी मैं कॉलोनियाँ राजीव इंदिरा कॉलोनी में जाऊंगा और वेरियस हमारे गांव हैं, सब विलेजेस, उनमें मैं शुरू जल्दी करने वाला हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जनता है मुझे पंचकुला की, वो पूरा प्यार देगी और पूरा मुझे मान सम्मान देगी और मुझे विजय श्री प्राप्त होगी, क्योंकि 1 लाख के करीब हमारे एम्प्लॉइज हैं। मैं एम्प्लॉइज का अडाक एम्प्लॉइज का भी एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ, हरियाणा जूनियर इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन हुड्डा का स्टेट का प्रेसिडेंट रहा हूँ और जो एम्प्लॉइज एसोसिएशन के साथ भी मैं जुड़ा रहा हूँ। तो मुझे एम्प्लॉइज की समस्या है, जिसके HKRN के एम्प्लॉइज हैं बहुत लो पेड हैं, उनका वो इतनी स्ट्रेस में रहते हैं कि उनका गुजारा नहीं चलता।
मैं ये मानता हूँ कि सरकार उनको पूरा इनिशियल स्केल दे, उनको LTC की व्यवस्था करे, उनको मेडिकल दे, और जो भी रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनके पे अनाउंस दूर करे। जितने हमारे पेंशनर्स भाई हैं उनका 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पेंशन रिवाइज करें, ताकि मैं एम्प्लॉइज की तो पुरजोर डिमांड उठाऊंगा कि मैं एम्प्लॉइज रहा हूँ और आज पेंशनर भी हूँ। जी, जैसे कि हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं, हमारे पंचकुला का इंडस्ट्रियल एरिया है, मोहाली या चंडीगढ़ के कंपेरिजन पंचकुला का इंडस्ट्रियल एरिया में इतना डेवलपमेंट नहीं है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आप देखिए 10 साल पहले कांग्रेस का शासन रहा, अब भाजपा का शासन है। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 की मैं बात करूं, आप उसके अंदर जा नहीं सकते, सड़क है ही नहीं वहाँ सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क बनी हुई है जी। आप आधा घंटा बारिश आ जाए पूरा लबालब भर जाता है, आप जा नहीं सकते इंडस्ट्री के अंदर। पूरा सीवर सिस्टम ठप पड़ा है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम बंद है, कूड़े के अंबार लगे हैं, आपको ऐसे लगता है किसी डंपिंग ग्राउंड में आ गए। और इंडस्ट्री एरिया के अंदर आपको एक स्लाटर हाउस है, वो चलना चाहिए, वो बंद पड़ा है। स्लाटर हाउस के अंदर मीट वगैरह ये प्रोसेस होती है, और उसके साथ एक मीट मार्केट नाले के पास बनी हुई है। वो मीट मार्केट में नारकीय जीवन है वहाँ जो इंडस्ट्री एरिया का। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं बनता हूँ तो बिल्कुल बढ़िया कंक्रीट की सड़कें होंगी, बढ़िया अपग्रेडेड ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, कंप्लीट सफाई व्यवस्था, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया का FAR फ्लोर एरिया रेशो भी बढ़ना चाहिए। बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर MSME एक्ट के तहत उनको किराएदार रखने की व्यवस्था मिले। एक इंडस्ट्री 2 कनाल की है, 5 किराएदार, 10 किराएदार, उससे गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन फीस मिलेगी, वैट मिलेगा, सर्विस टैक्स मिलेगा, और जो ऑनर है इंडस्ट्री का उसको रेंट मिलेगा। और उसको मैं 50% कमर्शियल चाहता हूँ चंडीगढ़ की तर्ज पर, ताकि वहाँ होटल खुलें, हॉस्पिटल खुलें, IT कंपनीज के ऑफिस हों, विभिन्न गोडाउन्स बने, और पूरा अच्छी तरह उनका विकास हो, और उनको हमारे जो उद्यमी भाई हैं उनका पुरजोर काम चले, और जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनको भी पूरा मेहनताना मिले। श्रमिक बोर्ड के तहत जितने भी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए उनका भी मैं पक्ष करूँ कि उनको पूर्ण दिलाऊं। पंचकुला में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जैसे आग लगने के बहुत सारे केसेस आए हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये सरकार की नाकामी थी या किस तरह से इस चीज को देखते हैं? ये तो सरकार की भी नाकामी है, हमारे एम्प्लॉइज की भी नाकामी है। अगर आग लगती है तो सबसे पहले तो उनकी नाकामी है जिसके घर में या इंडस्ट्री में आग लगती है। उनको अपना सिस्टम पूरा अपग्रेड रखना चाहिए। सिस्टम है उसका सिस्टम लगाना चाहिए, सिलेंडर्स लगाने चाहिए वहाँ। अगर आग लग जाती है तो सबसे बड़ी बाधा अतिक्रमण है। अब आप देखिए हमारी रोड्स हैं, जैसे मैं बात करूँ 10 मीटर रोड, 10 मीटर वाइड रोड का मतलब है 5 मीटर मेटल पोर्शन है और 5 मीटर का बर्म है। एक साइड में बर्म है 2 मीटर का, उधर वाटर सप्लाई की लाइन रहती है, और एक साइड में बर्म है 3 मीटर का, उसमें स्टॉर्म वाटर और सीवरेज की लाइन रहती है। तो जब जो बर्म वाला एरिया है वो हमारी मेंटेनेंस ऑफ सर्विस खाली छोड़ना चाहिए, उसके ऊपर घास, दूरवा घास नहीं होता, ये लगनी चाहिए। लेकिन लोगों ने उसमें पार्क बना लिए हैं, उससे डबल नुकसान क्या हो रहा है, इधर 3 मीटर बर्म एनक्लोज हो गया, इधर 2 मीटर हो गया, 5 मीटर का मेटल पोर्शन रह गया। आपने गाड़ी खड़ी कर दी, अगर कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस भी रोड पे नहीं गुजर सकती। इसलिए अतिक्रमण फ्री होना चाहिए, पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, वो है नहीं है। जी, तो आप इस तरह के जो मुद्दे हैं आपके फाइनल, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने मुझे बहुत सारे मुद्दे बता दिए हैं, पर मैं फिर भी आप पंचकुला की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपको वो क्यों वोट करें? मेरे को वो इसलिए वोट करें कि मैं पंचकुला की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अगर मैं बनता तो आपकी सड़कों की व्यवस्था, आपकी जो रोड बम्स हैं वो आपको क्लियर मिलेंगे, प्रॉपर प्रूनिंग होगी, पेड़ की ट्रिमिंग होगी, जितने भी हमारे वृक्ष हैं, पूरा एरिया पर्यावरण शुद्ध होगा, बहुत वृक्ष लगाए जाएंगे। और हमारे जो सिस्टम्स हैं, जिस तरह वाटर सप्लाई सिस्टम है अपग्रेड करेंगे, 3री मंजिल तक पानी चले, सीवरेज सिस्टम है उसको दुरुस्त करेंगे, CBD टूटी पड़ी है उसको अपग्रेड करेंगे, हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, सारी जो ब्लॉक्ड लाइन है वो खुलवाएंगे, रोड गलियां बनवाएंगे, जितने भी बड़े बड़े पार्क्स हैं हमारे, जैसे टोपेरी पार्क है, टाउन पार्क है, यामानी का है, और इधर हमारी ग्रीन बेल्ट इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 फेज 2 के सामने, इनको हम बिल्कुल अप टू दी मार्क करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा मेन आपने देखा होगा कि जो जीरकपुर की रोड है जी, उसके दोनों तरफ बहुत चौड़ी रोड है, दोनों तरफ बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट है, दोनों तरफ कमर्शियल हब है, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं, ऑफिस हैं। मैं बरवाला जो रोड जा रही है उसको इसी तरह से डेवलप कराना चाहता हूँ कि बरवाला रोड के दोनों तरफ 30-30 मीटर की ग्रीन बेल्ट्स हों, उसके बाद में कमर्शियल हब बने, फूड कोर्ट बने, और पूरा जो अर्बन कोटबिला अर्बन कॉम्प्लेक्स है इसको इस तरह से डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि हमारी फीलिंग चंडीगढ़ की तरह है, मोहाली की तरह है। और दूसरा
या यूनिवर्सिटीज बनाना चाहता हूँ मैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और बिजनेस स्कूल्स होने चाहिए ताकि हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। और शिक्षा एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। हम बच्चों को अगर अच्छे शिक्षित करेंगे तो वो रोजगार IIT IIM करके अच्छी अच्छी कंपनियों में जाएंगे, मल्टीनेशनल में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब लेंगे। बता ही दिया कि मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सड़कें हैं, वाटर सप्लाई है, सीवरेज स्टॉर्म वाटर है, उनको अपग्रेड करेंगे, अतिक्रमण मुक्त करेंगे। पशु है, जो आपके कुत्ते हैं, इनको भी फ्री कराएंगे। पर्यावरण सही होगा, बहुत पेड़ पौधे और हर एक ग्रीन पंचकुला बनाएंगे इसको। और उसके अलावा जो हमारा कोटबिल्ला अर्बन कॉम्प्लेक्स है, बरवाला वाला एरिया, जो बरवाला वाली रोड है, इसको मैं, जो रोड झीलपुर की है, जो इसको जाती है आपके एयरपोर्ट रोड है, उसकी तरफ मैं डेवलप करना चाहता हूँ। दोनों तरफ बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट। उसके बाद में कमर्शियल हब के साथ साथ उसके अंदर मल्टीप्लेक्स होंगे, मॉल्स होंगे, फूड कोर्ट्स होंगे, ताकि लोग परिवार के साथ आए और एंटरटेनमेंट करें। इससे प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ेंगे और बहुत खूबसूरत विकास होगा। उसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एजुकेशन हब, यूनिवर्सिटीज, बिजनेस स्कूल्स बनाएंगे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होंगे, जैसे मैक्स है, फोर्टिस हैं, और कोई मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका भी विकास मैं करना चाहता हूँ। और एक जो स्टिल्ट +4 की समस्या है, जो 4 मंजिले मकान है, वो पहले 145% FAR थी 10 मरले की, अब 264% हो गई है। उसका मतलब ये है कि लगभग डबल FAR हो चुकी है। जहां एक घर में 10 आदमी की व्यवस्था थी, अब 20 आदमी हो गए हैं। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। 10 मीटर रोड है, 5 मीटर मेटल पोर्शन है उसके सामने, भर में 5 मीटर, एक साइड में 2 मीटर है जिसमें वाटर सप्लाई की लाइन लगी हुई है, एक साइड में 3 मीटर है जिसमें सीवरेज और स्टॉर्म वाटर की लाइन है। वो परम भी खाली होने चाहिए थे, लेकिन वहां लोगों ने अपने पार्क बना रखे हैं, उनकी व्यवस्था प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप रात को गाड़ी मेटल पोर्शन पे खड़ी होती है और कोई एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। और दूसरा, स्ट्रीट +4 बनाने से जो पड़ोसी है उसका मकान 1.5 या 2 मंजिल का रह गया है, उसको बहुत नुकसान हुआ है, उसकी कोई भरपाई नहीं हो रही, उसमें सीनियर सिटीजन बहुत परेशान हो रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो स्ट्रीट +4 है वो इस एरिया में ना होकर बिल्कुल न्यू एरिया में बनाया जाए, ताकि वहां किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो लास्ट में आप जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पंचकुला के अंदर हर वर्ग के लोग रहते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, गरीब हो, तो आप सब लोगों से मैं पंचकुला के अंदर यहाँ मिलिट्री के हमारे जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं, IPS हैं, IFS हैं और HS ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, लीडिंग लॉयर्स, हाई कोर्ट के जजेस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आम जनता, रेडी फड़ी वाला, झुकी झोपड़ी वाला। सबसे मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि देखो, पॉलिटिकल पार्टियां बड़े लोगों को टिकट देती हैं, बड़े धनाढ्य लोगों को, या जिनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। और आपने 10 साल का कांग्रेस का शासन भी देख लिया, भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देख लिया। मैं ये अपील करता हूं कि एक आदर्श पंचकुला के लिए मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को, आम आदमी को, जिसने ग्रास रूट पे खुद काम किया हुआ है, एज ए एज ए प्लानर, मुझे एक मौका दें। मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है, और ताकि पंचकुला को मैं एक आदर्श पंचकुला, बहुत ही खूबसूरत पंचकुला बनाना चाहता हूं। और मुझे ये विश्वास है, मैं आश्वस्त हूं कि कम से कम हमारे 1 लाख वोटर तो हमारे एम्प्लॉइज के हैं, रिटायर्ड हैं, अडॉक हैं, पेंशनर्स हैं और सर्व समाज के लोग हैं। मुझे पूरी, मैं अपने जीत के प्रति आश्वस्त हूं, ताकि इंडिपेंडेंट का जमाना है, इंडिपेंडेंट लोग आएंगे। पार्टियों के लोग तो बंधे होते हैं अपने आका से, हम तो एक इंडिपेंडेंट निर्णय लेंगे और पंचकुला को पूर्ण विकसित और समृद्ध और आदर्श पंचकुला बनाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इलेक्शन के। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत मुबारक इलेक्शन के।